फार्मर 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 आज हमारे आसपास, इनफैक्ट पिछले ऑलमोस्ट 2 मंथ से जो हम चीज अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स, अपने मीडिया चैनल्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते आ रहे हैं, वो क्या चल रही है, वो है फार्मर्स एंड फार्म बिल। और इन्हीं चीजों के चलते हुए एक चीज और जो बढ़ रही है वो है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि हर कोई हर कोई ये चाह रहा है कि हम अब हर कोई फार्म बिल्स पे, फार्मर्स के बारे में, उनके प्रोटेस्ट के बारे में, उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हर कोई बात करना चाह रहा है और बात कर भी रहा है। हर कोई जो भी आपको कुछ बताना चाह रहा है, जो भी कुछ समझा रहा है, वो सब यही कहते हैं कि भाई किस तरह से जो है मिस इन्फॉर्मेशन है और किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए लोग जो है ढंग से एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट सही है, कोई बोल रहा है कि फार्मर सही है। अब इस फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट वाली डिबेट के अंदर कौन कितना सही है, ये तो मैं कोई डायरेक्ट कमेंट तो खैर किसी के ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन इतना है कि बहुत सारे लोग जो है वो बैठ के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी एक्चुअल में कुछ ज्यादा पता है ही नहीं इस कानून के बारे में। और खैर गलती उनकी भी नहीं है, दे आर नॉट लॉयर्स, तो दे आर नॉट बाउंड टू नो द लॉ, दे डोंट नो हाउ टू रीड द लॉ। बट देन जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिससे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो मेरे को तो ये लग रहा है भाई, जितनी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, मिसकम्युनिकेशन चल रही है, वो सब चल ही ऐसे लोगों की वजह से रही है जो बेफालतू सिर्फ बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में पूरी सच्चाई है क्या। यानी कि ये जो नए कानून सरकार ने लाया है और एमएसपी, या उससे पहली कंडीशन क्या थी, ये पूरी प्रोटेस्ट चल क्या रही है, इसका एक्चुअल पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के करंट इवेंट्स के ऊपर आपको इन डेप्थ प्रॉपर एनालिसिस मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन मुद्दे पे आने से पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। और क्रिटिकल के साथ साथ बहुत ज्यादा खराब कंडीशन, बहुत क्रिटिकल के साथ साथ हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारा बेसिस है हमारी कंट्री का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी ज्यादा ऑलमोस्ट खराब ही था। उसमें कुछ भी तरीके ढंग से काम नहीं हो रहा था। इस वजह से क्या था, इंडिया जो था बहुत ज्यादा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। हमारे पास खाने पीने की चीजें जो थी बहुत ज्यादा इम्पोर्ट से, और जिसका मेजर पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्यादा था। तो उस चक्कर में वहां पे उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया, जो चला 1967 से 1978 तक। इस रेवोल्यूशन के बाद ये रेवोल्यूशन जो था, ये अपने आप में एक एक्चुअल में, अगर हम आज का सिनेरियो भी देखें या तब का, या कुछ 10-20 years बैक का भी देखें, तो मतलब ये रेवोल्यूशन जो था, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। रिजल्ट अच्छे इन द सेंस कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरा का पूरा रिफॉर्म हो गया। इसको रिफॉर्म करने में फार्मर्स के साथ साथ गवर्नमेंट का भी एक काफी अच्छा आता है। यानी कि एक कंबाइंड इफेक्ट था, एक कंबाइंड एफर्ट था, जिस वजह से ये पूरा रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल रहा। ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि जहाँ पे इंडिया को पहले अपने खाने पीने की चीजों पे हमेशा इंपोर्ट पे निर्भर रहना पड़ता था, उसके बाद एक ऐसा टाइम आना शुरू हुआ जब इंडिया के पास जो अपना प्रोड्यूस इतना सरप्लस में हो गया कि वो सरप्लस अब वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट करने से इंडिया के लिए और फायदा हो गया। अब इंडिया की अपनी पॉपुलेशन को तो खाना मिल ही रहा था, साथ में प्रोड्यूस करने के लिए जो सरप्लस था वो भी अच्छा एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा था इंडिया के लिए। उसी दौरान कुछ चीजें और भी आई। तो सरकार ने एक तो एपीएमसी एक्ट बनाई। अब एपीएमसी और मंडी में आपको बेसिक में समझाता हूँ। एपीएमसी और बेसिकली मंडी, इसको क्या है, इसको कहीं पे मार्केट कमेटी भी बोला जाता है, कुछ स्टेट्स में इसको मार्केट कमेटी, और कुछ स्टेट में इसे मंडी तो बोला ही जाता है। अब ये क्या जगह होती है, ये जो आपके सामने फोटो आ रही है, ये एक टिपिकल एपीएमसी मंडी की एक फोटो है। अब यहाँ होता क्या है, ये मंडी जो होती है ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। अब रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है, रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जिसको रेगुलेट, यानी कि जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे। गवर्नमेंट कंट्रोल से मतलब वहां पे जो भी ट्रेडिंग है वो गवर्नमेंट के को इन्वॉल्व किए बिना हो ही नहीं सकती, या फिर गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्टिव्स है जिनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये मंडी जो थी, ये एपीएमसी मंडी जो जिन्हें कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती थी। तो अब क्या होता था कि भाई इस एपीएमसी मंडी के अंदर एक बात थी, वो थी एमएसपी की। यानी कि एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये मैं आपको एक बहुत बेसिक में एक चीज समझा रहा हूँ। तो एमएसपी क्या हमेशा सरकार सेट करती है। और सरकार क्या करती है, जब भी कोई फार्मिंग, जो भी कोई क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है, यानी कि जब भी कोई फसल उगाने का सीजन होता है, तो सरकार क्या करती है कि देखो भाई, वो फार्मर्स को एक रेट नोटिफाई करती है कि जी
हम आपकी इस तरह की फसल का इतना रेट देंगे, इस तरह की फसल का इतना रेट देंगे। यानी कि लेट्स से कि आज जो है किसी किसान को गेहूं बोना है, ठीक है, लेकिन अब चक्कर ये कि भाई लेकिन उसके गेहूं बोने में, उगने में, काटने, फसल आने में, सब कुछ होने में तो 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तो सरकार क्या करती है, उसे उसी टाइम पे जब उसको बोने होते हैं वहां पे एक फिक्स अमाउंट दे देती है कि देख भाई, हम तेरे इस गेहूं का क्या है, मिनिमम जो सरकार खरीदेगी वो 40 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदेगी, ठीक है। अब फार्मर को क्या है, उसके पास ये एडवांटेज होती है कि उसको आज ही ये चीज पता है कि भाई अगर मैं अपने गेहूं चावल जो बोऊंगा उसके मेरे को एक फिक्स प्राइस पे सरकार उससे खरीद लेगी, तो ठीक है। अब वो ये देखता है, अपनी कैलकुलेशन बैठाता, सब देखता है कि जी भाई मैं सीड खरीदूंगा, मैं यहाँ से बाकी जो भी चीजें लगती है फार्मिंग के अंदर वो सब मैं खरीदूंगा, मैं अपना टाइम लगाऊंगा। तो 6 महीने बाद क्या मेरे को 40 रुपए पर किलो के हिसाब से जो मेरे चावल बिकेंगे, क्या वो मेरे को बेनिफिशियल रहेंगे, क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है? अगर है तो बहुत बढ़िया है, तो वो उगाना शुरू कर देता है। अच्छा, अब इस एमएसपी का एक ड्रॉबैक भी था। ये एमएसपी जो था, ये एमएसपी हर एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं था। ये एमएसपी जो था सिर्फ कुछ कुछ ही प्रोडक्ट्स पे, कुछ ही फार्म प्रोड्यूस पे अवेलेबल होता, पे अप्लाई होता था। यानी कि सिर्फ कुछ ही कैटेगरी थी जिसके अंदर आप एमएसपी क्लेम कर सकते हैं, सरकार जो थी एमएसपी देती थी। और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो था वो आता था व्हीट एंड राइस। और इसका इसी वजह से जो अभी हम जो इसी वजह से जो हम अभी प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा वो हम कहाँ से देख रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर से, क्योंकि वही वो एरियाज है जहाँ पे व्हीट और राइस की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होती है थ्रू आउट अगर इंडिया देखें तो मेजर कल्टीवेशन वहीं पे होती है। अब ये इस व्हीट एंड राइस का क्या फंडा है ये भी हम इसको थोड़ा आगे समझेंगे। पर फिलहाल एक मंडी आपको समझ में आएगी। मंडी में क्या होता है कि चलो भाई ठीक है, एक सरकार का एमएसपी होता है यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे अभी तक होता क्या था, और अच्छा इस मार्केट के अंदर एक चीज होती है, इस मार्केट के अंदर कुछ कुछ लेवीज, यानी कि क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट है, तो इस मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग कुछ करने के लिए आपको आपके ऊपर आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था, यानी जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। यानी आपको मान लो कुछ टैक्स देना पड़ गया, ठीक है, कोई मिडल मैन है तो कुछ और किसी कमीशन एजेंट है वहां पे कुछ कमीशन पे करना पड़ रहा है। तो मतलब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन था इस मंडी के अंदर, वो पूरा ट्रांजैक्शन जो था उसके अंदर जो जो भी इवन एमएसपी भी जो था, तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें कटती थी। अच्छा, और ये इसका मतलब इस मंडी के एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं था कि इस मंडी के बाहर जो है कोई किसान कुछ बेच नहीं सकता। नहीं, ये मंडी एक मंडी थी, ये एक एरिया था जहाँ पे किसान जो है अपना प्रोड्यूस लाके वहां पे बेच सकता था। करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसान जो है बाहर नहीं बेच सकता, वो किसान जो है बाहर भी बेच सकता था। और ये भी और फ्रेंड्स क्या होता है कि मंडी के अंदर जो रेट चलता है, नहीं एमएसपी जो होता है, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर की मार्केट जो फ्री मार्केट है वहां पे भी वो रेट उतना ही रहेगा। नहीं, फ्री मार्केट में तो प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो अभी तक इस मंडी में फायदा क्या होता था कि एक किसान के पास क्या थी, एक एडवांटेज थी। एडवांटेज ये थी कि भाई अगर उसका मन है तो जाके मंडी में भेज दे, यानी सरकार को भेज दे एमएसपी पे, या फिर फ्री मार्केट में थ्रू बिडिंग सिस्टम, थ्रू बिडिंग जो हायर बिड दे उसको उसको दे दे। मंडी में तो ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आके खरीदते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मंडी में आएंगे तो हमें एक एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसके ऊपर ही बिडिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में वो लोग क्या करते थे कि मंडी के बाहर ज्यादा रहना पसंद करते थे। और मंडी वाले क्या करते थे, मंडी वाले तो भाई उनके पास भी तो अपनी स्टोर करने की जगह बहुत लिमिटेड ही है, तो जितना उनके पास जगह है वो उतना फार्मर से उतना खरीदते थे। लेकिन बाकी जो फार्मर्स थे उनसे नहीं खरीदते थे कि भाई अब जब हमारे स्टोरेज पूरी होगी हम कहाँ रखेंगे। तो उन किसानों को उस टाइम पे जबरदस्ती बाहर फ्री मार्केट में जाना ही पड़ता था। अब जहां पे रेट 40 रुपए पर केजी चल रहा है, फ्री मार्केट में जाने के बाद ये जितने भी प्राइवेट बिडर्स थे, पहली बात तो ये प्राइवेट बिडर्स कुछ अगर वहां मंडी में आते भी थे तो मंडी में आने के बाद भी कार्टलाइजेशन से काम करते थे। यानी कि अगर 40 रुपए का एमएसपी है तो वो सब मिलके क्या बोलते थे, जब बोली लगाने की बारी आती थी कि अच्छा भाई हम तो 42 रुपए में खरीदेंगे, तो सब क्या है 42 रुपए बोलने लग जाते थे। अब फार्मर फिर फंस गया। लेकिन वहीं पे फ्री मार्केट में क्या होता, फ्री मार्केट में भी ये कार्टलाइजेशन बहुत ज्यादा चलती थी कि भाई मार्केट के हिसाब से अगर मार्केट रेट इस टाइम 40 चल रहा है तो वहां पे जो खरीदने वाले हैं वो सब बैठ के यही बोलेंगे कि जी मार्केट रेट तो भी 20 रुपए चल रहा है, तो हमें काम करना है 22 में ले लेंगे। अब एमएसपी क्या है 40, ये फ्री मार्केट में कितना खरीद रहे हैं 22 रुपए का, उससे ऊपर कोई नहीं खरीद रहा। तो ये जो था ये प्राइस डिफरेंस एक रहता था। इसलिए किसान को थोड़ा फायदा होता है एमएसपी को देख के कि भाई एमएसपी मतलब सरकार हमें एक गारंटी दे रही है, इतने से नीचे हमसे नहीं खरीदेगी, इतना तो मिलेगा। लेकिन वहां पे कैच ये था कि भाई सरकार भी एक लिमिटेड क्वांटिटी ही ले सकती है जितना वो स्टोर करे, बाकी वो कहाँ रखेगी। तो ये एक प्राइस की गारंटी थी, लेकिन क्या ये खरीदने की गारंटी थी सरकार की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अब बैकग्राउंड समझने के बाद हम समझते हैं कि ये जो मेन कानून जिसके ऊपर इतनी ज्यादा इशू बन रहे हैं, ह्यू एंड क्राइम मच रहा है, वो है क्या। तो 24 सितंबर 2020 दो बिल्स पास किए जाते हैं।
जिसमें से पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एंड नंबर 2 द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अब ये दोनों के दोनों जो बिल्स हैं ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का पार्ट है। कंट्रोवर्सी का पार्ट तो वैसे ये तो बहुत ज्यादा ही है खैर, लेकिन अच्छा ये इसके 2 दिन बाद इसको पास किया गया एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट को। और जिस तरह से ये 2 बिल्स पास किए गए पार्लियामेंट के अंदर, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि ऐसी क्या जल्दी थी इन बिल्स को पास करने के लिए कि आपने अपने लेजिस्लेचर की रूल बुक को ही सेट असाइड करते हुए साइड में रखते हुए इनको पास कराया गया। क्यों? अब ये कैसे पास हुए फ्रेंड्स, मैं उस पर ज्यादा तो कुछ मैं कोई यहाँ ज्यादा टिप्पणी उस पर करने ही नहीं वाला। हमारा काम है अब जो ये जो बिल्स हैं, अब आज के टाइम में ये बिल्स क्या हैं, दे हैव कन्वर्टेड इनटू एक्ट, यानी कि ये जो है अब एक प्रॉपर लॉ की शेप में आ गए। तो हमारा काम इस चैनल पे क्या है, इस लॉ को एनालाइज करना। तो चलिए अब इस लॉ को एनालाइज करते हैं। पर सबसे पहले हम एनालाइज जैसे करेंगे उससे हम करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट को। पहली बात तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बताऊंगी, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ये कोई 2020 वाली एक्ट नहीं है, ये एक्चुअली 1955 की एक्ट है। 2020 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाई गई, और वो अमेंडमेंट क्या है, उसमें जो उस अमेंडमेंट का जो मेजर पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपके सामने लाया, वो आपकी स्क्रीन पे आप चाहे इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि जो सबसेक्शन 1 यानी कि जो सेक्शन 3 है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, उसमें जो सबसेक्शन 1 है उसमें जो अब क्या अमेंडमेंट की जाएगी कि भाई ये कुछ फूड स्टफ्स, ये जितने भी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे चीजें आ रही हैं, ये सब दे मे बी ऑल दीज मे बी रेगुलेटेड only under extraordinary circumstances which may include war, famine, extraordinary price rise and natural calamity of grave nature। अब पहले तो फ्रेंड्स आप ये समझिए कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो लाई क्यों गई थी या उसका पर्पस क्या था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसलिए लाई गई थी कि बहुत सारी हमारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे जीने के लिए, हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी है। वो चीजें उनको एसेंशियल कमोडिटी बोला जाता है। अब कई बार बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि भाई एसेंशियल कमोडिटी जो हर एक के लिए जरूरी है, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो उनके प्राइसेस को रेगुलेट करे, उनकी होर्डिंग को रोके। क्योंकि एक टाइम पे क्या हो रहा था कि जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, इन्हीं एसेंशियल चीजों का उनको पता है एसेंशियल चीजें आज नहीं तो कल बिकनी ही बिकनी है, आजकल तो छोड़ो तो रोज ही बिकनी है। और एसेंशियल चीजें जो रोज बिकने की चीजें, उसी में सोचो अगर हम एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर दें, यानी कि हम माल अपना पूरा बंद करके रख दें, मार्केट में निकाले ही ना, तो एक टाइम पे उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि प्राइस ऑटोमेटिकली राइज करेगा। और जब प्राइस बढ़ता था तब वो उसे एकदम से मार्केट में फ्लड कर देते थे। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी को रोकने के लिए कि एसेंशियल कमोडिटीज की जो एक्ट थी, ये जो कानून था, इसी के अंतर्गत ही ये सारी चीजें इनको रेगुलेट की जाती थी। और इसी एक्ट के अंदर सरकार के पास एक पावर भी थी कि वो अगर उन्हें लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसे आ गई है कि भाई कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए, तो सरकार वो कर सकती थी। जैसा कि आपको याद होगा, जब इस साल जब मार्च अप्रैल के आसपास जब लॉकडाउन शुरू हुआ था इस कोविड सिचुएशन के दौरान, तब गवर्नमेंट ने मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स को भी एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया था, और उनकी प्राइसिंग पे एक कैप लगा दी थी। क्योंकि जिस तरह से उसमें एक सडन इन्फ्लेशन ऑफ डिमांड आई थी, तो उसी टाइम पे सडन इंक्रीज इन प्राइस भी शुरू हो गया था। अरे सैनिटाइजर जैसी चीजें मैं आपको बताऊं, मैंने तो खुद देखी, सैनिटाइजर जैसी चीजें 500 रुपए की बिक रही थी, छोटी छोटी बॉटल्स भी, जब तक वो एसेंशियल कमोडिटी के थ्रू रेगुलेट नहीं हो रहा था। अब देखिए वही 500 रुपए की चीज जो कभी शायद 100 रुपए की चीज बिकती थी और तब भी से कोई नहीं खरीदता था, अब वो उस दौरान एकदम से 500 की हो गई थी। तो आप समझ रहे कितना ज्यादा मार्जिन एकदम से बढ़ गया था। और उस टाइम पे भी क्या था, सप्लाई बहुत सारी जगह पे सप्लाई, चलो ठीक है, मे बी सप्लाई स्कैरसिटी हो गई होगी क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन काफी जगह पे आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी क्रिएट की गई थी टू ड्राइव अप द प्राइस। इसी तरह से इन सिचुएशंस के रिगार्डिंग, इन्हीं चीजों को लेके जो एसेंशियल कुछ चीजें हैं उसके लिए ये एक्ट लाई गई थी। अच्छा, उसके अंदर क्या था कि गवर्नमेंट जो थी, किसी को अगर कोई होल्ड करता था, यानी कि कोई आर्टिफिशियल स्कैरसिटी कर रहा है एसेंशियल कमोडिटी को, कोई होल्ड नहीं कर सकता था, यानी कोई अपने पास उसको जबरदस्ती बंद करके नहीं रख सकता था, और उसका प्राइस भी जो रेगुलेटर रहता था। अब क्या हो गया है, अब सरकार ने क्या बोला कि देखो जी, द सप्लाई ऑफ सच फूड स्टफ्स, यानी कि जो भी यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, इन सब को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल के रेगुलेट कब किया जाएगा, जब या तो वॉर की सिचुएशन हो, फेमीन हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज आ जाए, या नेचुरल क्लाइमेटी ऑफ ग्रेव नेचर। अब देखिए पहले भी जो एक्ट थी इस अमेंडमेंट से पहले भी तो सिचुएशन यही थी। पहले भी इन्हीं सब चीजों में क्या था, कोई एसेंशियल कमोडिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट या उसको रेगुलेट किया जाता था, और तो कुछ था नहीं। अब इतना क्लियर करके, लेकिन यहाँ तक चलो, जब पहले ये था तो अब भी ये, तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। अब आते इसका मेन प्रॉब्लम वाले पार्ट पे। इसकी प्रॉब्लम वाले पार्ट है ये, तो इसका जो सबसेक्शन बी है उसमें क्या बोलते हैं कि भाई
आप इसको पॉज करके चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या। अब इसमें ये बोल दिया गया कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी वाला जो प्राइस रेगुलेशन वाली बात है, ये आपको जो होर्डिंग रोकनी है, ये इस पे सरकार कब एक्शन ले सकती है, जब कोई हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस अगर है, उसका प्राइस जो है वो 100% बढ़ जाए, उसका जो रिटेल प्राइस है, तब जो है, या फिर जो फूड स्टफ्स है एग्रीकल्चर, नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ्स हैं, उनका प्राइस रिटेल प्राइस जो है 50% इंक्रीज हो जाए पिछले 12 महीने के हिसाब से, या फिर एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका प्राइस जो 50% बढ़ जाए। तो देखिए इसको बेसिकली इसको अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अब सरकार ने एक लिमिट सेट कर दी है। अब सरकार ये कहती है कि देखिए, जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, नॉन पेरिशेबल में आप चाहे तो उसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे आप पल्सेस, राइस, व्हीट, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। तो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ में क्या होता है कि अब कोई भी इंसान, यानी कि आप और मैं भी, नॉट जस्ट अ ट्रेडर, नॉट जस्ट अ मिडलमैन, इवन एक किसान, मैं, आप, कोई एक दुकान वाला, कोई भी अपने घर में ये सारी चीजें जितनी मर्जी क्वांटिटी उनको स्टोर कर सकता है, और वो चाहे तो उसे होर्डिंग कर सकता है। सब वही सब होर्डिंग करने की वजह से अब क्या होगा, एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट होगी मार्केट में। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, अगर मान लो ये कल को अपना माल दबा के बैठ जाए, मार्केट में रिलीज ना करें, और ये एसेंशियल कमोडिटी तो है ही, फिर भी तो कोई सरकार ही नहीं कह सकती कि भाई नहीं, इसे निकालो, स्कैर्सिटी खत्म करो, और फालतू में ये जो तुमने करारदारी कर रखी है इसको बंद करो, नहीं कह सकती। कब तक? अच्छा, अब क्या है कि बल्कि इन ट्रेडर्स को जो ये इलीगल काम करते थे, अब उनके लिए कितना ज्यादा फायदा हो गया। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब कोई होर्डिंग करता था तो उसको एक अनसर्टेनिटी रहती थी, उसको ये रहता था कि यार मैं 10 रुपए की चीज है, इसको मैं होल्ड करता हूँ, एसेंशियल कमोडिटी है, तो मैं इसको कब तक होल्ड करूंगा। और जैसे मान लो 10 रुपए की चीज का प्राइस जो है वो 15 रुपए हो गया, करेक्ट। अब 15 रुपए होते ही, यानी कि 15 रुपए होते ही वो मार्केट में अपना माल एकदम फटाफट निकालना शुरू करता था, क्योंकि उसको ये पता होता था कि भाई एसेंशियल कमोडिटी है, कुछ नहीं पता, आज या कल कभी भी सरकार ने इसको रेगुलेट कर दिया, या और रेगुलेट कर दिया, हम पे फोर्स आ जाएगा कि जी 10 रुपए की चीज जो है 6 रुपए में बेचो। तो 6 रुपए में बेचने से अच्छा है अभी जो मैंने खरीदा ही जो चीज 3 रुपए में हुई है या 4 रुपए में हुई है, इसका रेट ऑलरेडी 15 हो गया है, मेरे को अच्छा मुनाफा मिलने वाला है, मैंने स्कैर्सिटी क्रिएट की थी, फटाफट इसको निकालो। तो जो प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए पहुंचा, वो वापस घूम फिर के करते 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 वापस 10 पे आ जाता है कुछ टाइम बाद। लेकिन उसका जो माल था 15 में बिक गया, उसका प्रॉफिट अपना बढ़ गया। अब क्या हो गया, ये अनसर्टेनिटी थी, इसलिए हर कोई डर में भी रहता था, और फटाफट ज्यादा ज्यादा प्राइस रन होने में नहीं देता था। अब इसके बाद क्या हो गया कि सरकार ने एक्चुअली में एक एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया। यानी कि सरकार ने बता दिया कि अगर आपको होर्डिंग करनी है तो आप करो, और आप कब तक कर सकते हो। यानी कि अब तो आपने क्लियर कट बोल ही बता ही दिया कि भाई अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, यानी कि नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड सब, जिसको हम अगर राइस या व्हीट भी लें, तो उसका रिटेल प्राइस जो है जब तक वो 50% इंक्रीज ना हो जाए, तो अब अगर जो होल्डर्स हैं, जो होल्ड करके बैठे हैं, वो तो एक्चुअली में उस लेवल का वेट करेंगे कि भाई जब तक है 50% तक हमारी इंक्रीमेंट ना हो जाए। तो जैसे ही उसका प्राइस राइज 50% तक जाएगा, उसके बाद वो मार्केट में निकालना शुरू करेंगे, तब तक तो सेफ है। तो उनको तो एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बिल्कुल फिक्स प्रॉफिट कमाने का जरिया दे दिया। लेकिन वो चीजें क्या किसान को मिल रही है? नहीं। अब सरकार का इस चीज पे क्या कहना है? सरकार का इस चीज पे क्या कहना है? सरकार ये कहती है कि जो देखो जी, ये होर्डिंग वाली चीज तो ना, हम तो किसान को भी कह रहे हैं कि भाई जो उगा रहा है अपने पास रख के रखे, और जब प्राइस इंक्रीज हो जाए तब बेच दे। तो किसान के लिए इसकी अच्छी क्या बात है? अगर मिनिमम एमएसपी किसी का 40 रुपीज है, वो अपने घर में दबा के रख ले अपना पूरा माल, और और जब मार्केट में स्कैर्सिटी आएगी, तब वो बंदा जब उसका रेट जो है 40 से 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तब निकाले, क्या दिक्कत है? लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई क्या है, किसान ऐसा कर भी सकता है, चाहे वो नॉन पेरिशेबल गुड्स भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं वो खराब नहीं होंगे। कि अरे यहाँ तो किसान के पास अपने पास ढंग से खुद रहने की फैसिलिटी नहीं होती तरीके से, वो अपना इतना सारा, और जो किसान होता है वो 1 2 10 किलो 20 किलो तो उगाता नहीं, वो तो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में ये चीजें उगाता है। तो क्या करेगा वो? अपने घर में कहाँ होल्ड करके रखेगा वो? उसको होल्ड करके उसकी मेंटेनेंस में पैसा लगाएगा, या फिर अपनी अगली सीजन की खेती की बात क्या सोचेगा कि क्या करना है? तो ऐसे केसेस में इसका किसान को कोई फायदा नहीं है, उल्टा इसका फायदा तो सिर्फ मिडलमैन को दे दिया गया है। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स और बड़े मिडलमैन को ही इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के पास इतनी फैसिलिटीज होती है कि भाई वो इन चीजों को बड़े लेवल पे स्टोर करके रख सके, होल्ड करके रख सके। तो इसका रीजन ये सब करने की चीजें, वो भी इस पैंडेमिक के दौरान, मेरे को तो कोई कुछ फायदा लगा नहीं कि ये क्यों करा। उल्टा ये तो बहुत ही गलत चीज है, इसको तो एक्चुअली में इवन आई फील रिपील होना चाहिए। अब हम आते हैं एक नए लॉ पे, जो एक नया लॉ बनाया गया है।
जिस इंटेंट से काम जिस जिस इंटेंट से लॉ बनाया गया, मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इन माई पर्सनल ओपिनियन इंटेंट बहुत बढ़िया है ये कानून बनाने की, लेकिन ये कानून कितना बढ़िया है चलिए समझते हैं। और ये पूरा पूरा कानूनी, मैं इसकी सिर्फ जो रेलिवेंट पोर्शंस है इस लॉ के वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि भाई ये, तो इस कानून के अंतर्गत सरकार ने क्या करना चाहा है। सरकार ने बोला कि जी हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म हम शुरू करें, जिसके थ्रू बायर्स और सेलर जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद सकें। तो उनका कहना ये है कि जी हम, जैसे कि आज के टाइम में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हम ई कॉम वेबसाइट पे जाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और कुछ दिनों में वो चीज़ हमारे घर डिलीवर हो जाती है। करेक्ट। तो सरकार ने बोला कि यही चीज़ें हम भी करेंगे। अभी हम किसानों को फायदा कैसे देना चाहेंगे। सरकार ने बोला देखिए, किसान जो है वो खेती करता है, और हम जो लोग हैं, जो हम एंड कंज्यूमर्स हैं, हम ऑब्वियसली हम उस पर डिपेंड करते हैं। तो उसके बीच में क्या है, बहुत सारे मिडिल होते हैं। तो क्यों ना किसान को डायरेक्ट एंड कंज्यूमर से मिलाया जाए। करेक्ट। उसके लिए हम एक पोर्टल बनाएंगे। अब लेट्स से कोई एक ई कॉम पोर्टल बनता भी है, उस ई कॉम पोर्टल बनने के बाद क्या होता है, जो किसान है वो जो भी अपना उगा रहा है, जो भी कुछ है, जो भी उसके पास अपनी फसल, जो भी उसके पास प्रोड्यूस है, वो डायरेक्टली रिटेलर को बेचेगा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। यानी कि आपके और मेरे जैसे आदमी डायरेक्ट किसान से खरीद पाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर कोई चीज हमें पता है कि मार्केट में हमें 50 रुपए किलो मिली है, जैसे जैसे हम बोले कि हमें 50 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, हमें पता है वही चीज अगर हम किसान से लेंगे तो शायद हमें वो चीज 35 रुपए किलो मिल जाए। हमारा फायदा। फार्मर का क्या फायदा है कि फार्मर की को तो 50 रुपए हमारे जा नहीं रहे। फार्मर को तो पहले जो 20 रुपए में उसको बेचारे को बेचने पड़ रहे थे, अब उसको 35, उसको एक्चुअल में अच्छी वैल्यू मिल रही है। वो भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बात इन थियरी तो बिल्कुल ठीक है, और थियरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी इसकी है अ बिग नो। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, समझिए। एक आम आदमी, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग कितना गेहूं चावल हर महीने खरीदते हैं, बताएं मुझे। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो मे बी। तो इतना, और लेकिन और जो किसान बोता है, क्या वो इतनी छोटी क्वांटिटी बोता है? नहीं, वो बहुत ज्यादा बोता है। और अगर मान लो, और किसान, ये जो भी खेती होती है, क्या ये सब मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होती है, यानी कि दिल्ली मुंबई इन सब जगह होती है? नहीं, बॉर्डर्स के बाहर ये एग्रीकल्चर एरियाज में ही होती है। तो लेट्स से, मैं एग्जांपल अगर लेते हैं कि जैसे मैं आज दिल्ली में बैठा हूँ, और यहाँ दिल्ली में भाई मुझे क्या है कि चलो ठीक है, मेरे को तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक बार 10 किलो चावल ही मंगा लूँ, ठीक है, 10 किलो चावल और गेहूं में ले लूँ। उसके लिए उसका फार्मर कहाँ बैठा है? ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है, फार्मर बैठा है जी हरियाणा में, और दूसरा फार्मर बैठा है जी पंजाब में, ठीक है। अब मैं उनको 10-10 किलो राइस और 10 केजी वीट का ऑर्डर दे देता हूँ। अब ये 10 केजी जो मैंने राइस मंगाए, और यहाँ पे जो मैं वीट मंगा रहा हूँ 10 केजीज का, उसमें क्या है कि ये फार्मर को, अब ये फार्मर आप तक पहुंचाएगा कैसे? या तो अब ये जो फार्मर है, ये आपको दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ वाया ट्रांसपोर्टेशन ही पहुंचा सकते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन सब की, उस चीज इस तरह के ट्रांजैक्शन में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वही चीज जो हम सोच रहे हैं हमें 35 की, वो शायद हमें रेट तो उसका 35 रुपए मिले, लेकिन जब तक हमारा पहुंचे वो ऑलरेडी 100 रुपए से ज्यादा की हो चुकी होगी। तो अब आप बताएं कि क्या आप वो 100 रुपए खर्चेंगे, या फिर आप बोलेंगे अरे छोड़ यार, 35 के बाहर अगर 50 का मिल रहा है, छोड़ 50 का ले ले दो, कम से कम यहाँ मेरे 100-120 रुपए तो नहीं लगेंगे। प्लस मैं क्या अभी के भी जाके दुकान से खरीद सकता हूँ, ये तो पता नहीं इसमें कितने दिन लगेंगे डिलीवरी होने में। करेक्ट, यही हो रहा है। अब अब फार्मर भी क्या है, वो क्या, उसके पास जब मेंटेनेंस किसका सामान ही नहीं है, वो उसके पास इतनी जगह ही नहीं कि वो पूरी फसल रखे और जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऑर्डर्स का वेट करता रहे, जब आए तब उनको भिजवाना शुरू करे। तो ऐसे तो उसका काम चल लिया। ऐसे तो एक किसान की जिंदगी नहीं चलती। तो उसी चक्कर में अब इस किसान को क्या करना पड़ रहा है अभी भी। ये बन जाने के बावजूद में क्या होगा कि भाई किसान को इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं। ये जो लिंक है ना, ये अभी भी टूटा ही रहेगा। अभी भी किसान को क्या करना पड़ेगा कि बाहर ये जो हमारे मिडिल मैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको ही बेचना पड़ेगा, या फिर मंडी में जाके उसको बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जैसे मैंने आपको बताया, मंडी वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर देते हैं किसान के लिए। अब मंडी में क्या, देखो एपीएमसी इन मंडीज में क्या होता है कि एमएसपी एमएसपी जो बात चल रही है, एमएसपी सरकार ने फिक्स तो कर दिया, लेकिन क्या सरकार ने ये बोला कि जी हम सारी की सारी चीजें आपसे जो जितना भी आप पूरा उगाओगे वो हम खरीदेंगे? नहीं, सरकार ने तो इतना बोल दिया जी, इस कमोडिटी के हम आपको इतना एमएसपी दे देंगे। चलो कोई बात नहीं जी, लेकिन सरकार ने ये तो कभी नहीं बोला ना कि हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नहीं बोला। तो इसीलिए अब जब किसान जाता है उस मंडी में और बोलता है कि जी
एमएसपी का जो रेट चल रहा है, मेरे को तो अपनी फसल के उतने उतने पैसे चाहिए। तो सरकार उनको बोलती है कि भाई देखो ऐसा है, एमएसपी जो चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है, हम कहाँ से रख लें, तो आपको अब हम खरीद ही नहीं सकते। तो वो किसान क्या करेगा, अब भी बाहर ही बेचेगा बेचारा, क्या करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से अब होने क्या वाला है कि किसान को तो 1% भी फायदा पहुंचा नहीं। ये किसान क्या करेगा, ये ट्रेडर को बेचेगा, यानी कि जो मिडिल मैन होता है, और वही मिडिल मैन को वो एमएसपी से भी कम रेट में बेचेगा। जो अभी तक वो करता आ रहा था बेचारा, वो वही करेगा, क्योंकि उसका तो एक ही बार में 15 मिनट के अंदर पूरा माल निकल जाएगा। उसने वो पूरा पूरा माल निकालता है। अब वो ट्रेडर क्या करेगा, उसके पास तो पूरी फैसिलिटी, उसने इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा गोडाउन वोडाउन सब कुछ तरीके से बनाया हुआ है, तो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी है। अब वो क्या, और ऊपर से एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट के थ्रू उसको होल्डिंग की परमिशन भी मिल गई। अब वो क्या करेगा कि जो जिसका रेट ऑलरेडी 40 रुपए चल रहा था एमएसपी, जो उसने 20-22 रुपए में खरीद लिया उस फार्मर से, लेके स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, चलो ठीक है। अब वो यहाँ से क्या करेगा, जो 20-22 का लिए वो चीज है, उसके बाद दो ऑप्शन है। या तो वो ये जो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स चलते हैं उनको वो चीज सप्लाई करे, कि भाई आप अपने ब्रांडिंग करके इसको आगे बेचे, अपने रिटेल स्टोर में बेचे। तो जब तक वो रिटेल स्टोर में जब उनको उनको जो अपना माल बेचेगा, उनको जाके क्या, उनको कितने का बेचेगा, उनको वो किसी भी हाल में 50 रुपए से नीचे नहीं बेचेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास ये बात होगी, देखो जी एमएसपी तो 40 रुपए चल रहा है, तो मैंने तो खुद 45 में खरीदा है, तो मैं आपको इससे नीचे कैसे दे दूं। उसको वो रिटेलर को बेचेगा 50 रुपए में। रिटेलर जो है वो हम जैसे लोगों को एंड में क्या करेगा, उसको 60-65 का बेचेगा। जबकि ये जो मिडिल मैन था, इसने खरीदा तो 22 रुपए में, लेकिन उसका रिकॉर्ड रख कौन रहा है, नो वन, और कोई है भी नहीं रखने वाला। और वहीं पे ये लोग क्या करेंगे, बहुत सारी क्वांटिटी जो है अब होल्ड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तो परमिशन मिल गई। अब ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी जब मार्केट में क्रिएट करेंगे कि तो मार्केट प्राइस को ऊपर बढ़ाएंगे, भगाएंगे, और जैसे ही वो 50% का थ्रेशोल्ड आएगा, एकदम से सारा माल जो है निकाल देंगे, जिससे क्या है, जो प्राइस जो अभी तक ऐसे से बढ़ रहा था वो सीधा नीचे, और फिर दोबारा दोबारा ऊपर, फिर नीचे। यानी कि ये जो पूरा इतना से इतना जो प्राइस डिफरेंस है, ये जो प्राइस रन अप है, ये सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको दे रहा है, ट्रेडर्स को। फार्मर्स को कोई इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब इस लॉ के अंदर इसी के साथ साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है, वो है ये डेफिनेशन फार्मर की। लेकिन चलिए उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अब इस कानून के अंतर्गत सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने ये बोला कि जी अब किसानों को क्या है, मंडी में जाके बेचने की जरूरत नहीं, वो मंडी के बाहर ही बेच सकते हैं। अरे तो मंडी के बाहर तो वो पहले भी बेच रहे थे, उनको उनके ऊपर रोक किस चीज की थी, कोई रोक नहीं थी। अब आपने उल्टा जो मंडी के बाहर बेचने का चीज का जो सिनेरियो है, उसे और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना दिया है। यानी कि आपने ये सेक्शन 6 ऐड करके बोल दिया कि जी नो मार्केट फी और सेस और लेवी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड under any state APMC Act or any other state law shall be levied on any farmer or trader or electronics trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmers produce in trade area। तो आप समझ रहे हैं कि जो मंडी के बाहर का एरिया है, वहां पे तो आप कोई टैक्स भी हटा दिया, मतलब कोई टैक्स, कोई फैसिलिटेशन चार्जेस, कोई कोई कमीशन चार्जेस, कुछ नहीं, एकदम फ्री मार्केट दे दी। तो ये बाहर जो बाइंग सेलिंग जो ट्रेडिंग का जो इन्होंने एरिया बना दिया, ये तो बहुत और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना दिया। इसको ल्यूक्रेटिव बनाने से ये हो गया कि भाई पहले जो, अगर मान लो एमएसपी अगर किसी मंडी में लेट से 40 का चल भी रहा है, और वो सरकार खरीदने को तैयार भी है 40 पे, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कटती है, ये कमीशन, वो चार्जेस, ये चार्जेस। लेकिन बाहर उस आदमी को, उसी किसान को वो चीज जो अगर 30 रुपए में जबरदस्ती बेचनी पड़ रही है, तो उसको पता है कि भाई इमीडिएटली मेरे को 30 रुपए मिल तो रहे अपनी फसल के, कम से कम उसके ऊपर मेरे को टैक्स वैक्स भी नहीं लग रहा। और जो ट्रेडर है वो भी मंडी में आए क्यों खरीदेंगे, वो भी मंडी के बाहर ही खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों, बाहर क्या है, उनके ऊपर एमएसपी की रेगुलेशन भी नहीं है, एमएसपी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टैक्स का पंगा नहीं, कोई फालतू के चार्जेस नहीं, तो वो भी बाहर ही खरीदना पसंद करेंगे। तो इस चक्कर में बाहर का एरिया बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना दिया है। तो एमएसपी का क्या वैल्यू रह गई, वो तो खैर खैर एमएसपी की वैल्यू तो सही बताऊं फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग टू मी तो वो एक्चुअल में थी भी कुछ नहीं, वो बहुत ही कम। अगर हम डेटा से बात करें तो सिर्फ 4% फार्मर्स को ही उसका बेनिफिट मिल पाता था, वो भी तरीके से नहीं मिलता था। तो ये सब उसको, तो अब इस कानून के थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई। उससे क्या फायदा है, उससे कितना फायदा होने वाला है, तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। दूसरी बात, बाहर की चीज कितनी लुक्रेटिव बना दी। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके साथ जो लॉ बना है उसमें भी बहुत, उसी में मेन चीज है, वो आती है ये डेफिनेशन ऑफ फार्मर। देखिए फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन बोलती क्या है, ये डेफिनेशन बोलती है दैट फार्मर मीन्स एन इंडिविजुअल engaged in the production of farmers produce by self or by hired labor, okay, or otherwise, and includes the farmer producer organization। फ्रेंड्स, ये जो चीज है ना एफपीओ, ये एफपीओ बहुत, ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा रीजन बन सकता है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट का। ये एफपीओ जो है, ये बहुत ज्यादा
एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा पूरे फार्मिंग इकोनॉमी पे। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो फार्मर बना दिया गया है ना इस एक्ट के अंदर, इसके इफेक्ट्स जो है बहुत फार फेस्ट कैसे होंगे वो मैं आपको आज समझाऊंगा। वीडियो को में के साथ बने रहें। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो इस एक्ट में डिफाइन की गई है, उसको उसको कैसे डिफाइन किया, उसको ये बोला गया कि जी कोई भी यूनियन ऑफ फार्मर हो ना, या फिर किसी भी नेम से कॉल की जाए, यानी कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कंपनी भी हो सकती है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, वो कोई भी किसी भी तरह की एसोसिएशन हो सकती है फार्मर्स की। और इस तरह की जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको भी फार्मर ही बोला जाएगा। यानी कि एक आम आदमी, मान लीजिए कि एक आम आदमी जो खेती करता है, जो फार्मर है, वो तो फार्मर है ही, साथ ही साथ अब अगर कुछ फार्मर साथ में आके कोई कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, कोई एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं, तो वो एसोसिएशन भी को भी फार्मर ही बोला जाएगा। इसका इफेक्ट क्या है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ अभी आगे। और उसको समझने के लिए चलिए जो नेक्स्ट लॉ बनाया गया उस पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट लॉ उसी 24 सितंबर को पास किया था वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है, देखिए मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, आप चाहे तो इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मैं आने आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो एक्ट है ये क्या करता है, इसने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एक एक बेसिकली लेजिटिमेट, तो खैर बोलना गलत होगा, लेकिन एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया। जबकि देखिए फार्मिंग एग्रीमेंट को इसमें इंक्लूड करके और फार्मिंग एग्रीमेंट को रेगुलेट कर दिया है इसके अंदर बेसिकली। लेकिन ये फार्मिंग एग्रीमेंट, स्पॉन्सर फार्मिंग, ये सब चीजें क्या ये कोई फर्स्ट टाइम आई है? नहीं, ये चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी और पहले भी काम इसी तरह से बहुत ज्यादा होते थे। तो फार्मिंग एग्रीमेंट क्या है, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आई एम श्योर बहुत से लोगों को आप में से पता होगा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और हो सकता है बहुत से लोगों को ना भी पता हो। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसके लिए क्या होता है कि आप जो है, आप किसी वेंडर से आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि देखो भाई, मैं 6 महीने बाद तुमसे को तुम्हारी ये जो तुम चीज बेच रहे हो खरीदूंगा और इस प्राइस में खरीदूंगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। जो बेचने वाला है उसको ये पता होता है कि भाई मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसका प्राइस हर दिन ऊपर नीचे होता है। तो उसको नहीं पता कि 6 महीने बाद इसका जो प्राइस है वो क्या बिल्कुल डबल होने वाला है या हाफ होने वाला है। तो जो जो चीज बेचने वाला होता है वो भी एक एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट का पार्ट होता है। और जो खरीदता है वो बोलता है कि 6 महीने बाद जो तुम्हारी लेट से तुम्हारी चीज आज 10 रुपए की है ना, तो मैं 6 महीने बाद भी तुम्हें उसे 10 रुपए में ही खरीदूंगा। अब और इसमें बेचने वाले को क्या फायदा है? बेचने वाले को फायदा होता है कि भाई 6 महीने बाद हो सकता है इसका प्राइस जो है वो 5 रुपए पे आ जाए। तो अगर तो है 5 रुपए पे आ गया तो उसका तो नुकसान है, लेकिन वहीं पे अगर वो 15 रुपए पहुंच गया तो भी उसका नुकसान है, क्योंकि बेचना उसे 10 में पड़ेगा। और बायर को क्या फायदा है? बायर को ये कि अगर रेट 5 रुपए गया तो फंस गया, उसे तो 10 में खरीदना ही पड़ेगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है फ्यूचर का। लेकिन अगर वही 15 में हो गया तो देखिए बायर के लिए कितना फायदा है। बायर खरीदेगा तो भी 10 रुपए में, लेकिन बेच सकता है 15 में। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन जो सेलर होता है उसको एक गारंटी मिल जाती है अपने 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 प्रोडक्ट के प्राइस की, कि जी मेरा तो जो जो सामान है वो इतने में ही बिकेगा। इसे एक टिपिकल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है, फार्मिंग एग्रीमेंट जो होता है एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और ये फार्मिंग एग्रीमेंट या स्पॉन्सर फार्मिंग जिसे आप कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक एक कोई स्पॉन्सर या जो एक बायर होता है वो क्या करता है, वो एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि देखो भाई, तुम तुम मेरे लिए इस क्वालिटी की, इस तरह की, इतने इतने इतनी अमाउंट की, इतनी क्वांटिटी की गेहूं, चावल, आलू, जो भी है, जो भी तुम उगा रहे हो वो उगा दो। मैं तुम्हें उसके 6 महीने बाद पहले से तय कर लेते हैं कि मैं तुम्हें 6 महीने बाद जब तुम मुझे ये सारा सामान दोगे, पहली बात तो तुम्हारा सारा सामान मैं ही खरीद लूंगा, और मैं जो खरीदूंगा मैं उसका एक रेट फिक्स कर देता हूँ। तो अब इस तरह के एग्रीमेंट के अंदर देखिए फार्मर को इसमें फायदा किसका होता है? फायदा एक्चुअली इसमें दोनों का होता है। फायदा इसमें फार्मर के लिए क्या होता है? फार्मर के लिए फायदा ये होता है कि उसको बोने से पहले ही उसका एक अमाउंट जो है एक फिक्स्ड हो चुका होता है, कि उस फिक्स प्राइस पे उसकी उसकी फसल जो है बिकेगी, और पूरी की पूरी फसल बिकेगी। और उसको दूसरा फायदा क्या होता है कि पूरी की पूरी फसल बेचने के लिए उसे किसी मंडी, किसी मार्केट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके खेत से ही जो बायर है वहीं से सारा सामान ले जाएगा खरीद के, और वहीं के वहीं उसको पैसे दे जाएगा। सारी हेडेक ही खत्म उस फार्मर को। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, कि लेट से जो अमाउंट फिक्स हुआ है, लेट से वो अमाउंट हुआ है जी 50 रुपीज पर केजी में अमाउंट फिक्स होता है, ठीक है। और तो बड़ा बायर है तो वो तो इनको तो पूरे क्विंटल्स के क्विंटल्स चाहिए होते हैं। तो जो 50 रुपीज का रेट फिक्स हुआ, अब उसमें मार्केट रेट जो है उस टाइम उस कमोडिटी का, लेट से जो भी गेहूं, आलू, चावल है, उसका अमाउंट जो है वो पहुंच के 75 हो जाता है। तो अब फार्मर को के लिए दिक्कत क्या होगी कि उसको तो चाहे 75 हो गया, पर उसको बेचना भी 50 में ही पड़ेगा। और वो जो बायर है वो 50 में ही लेगा, क्योंकि भाई बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। क्या करे?
और वहीं पे उसको फार्मर को सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि अगर इसका अमाउंट जो है वो 6 महीने में 25 रुपए पे आ गया, तो उसके लिए देखिए कितना फायदा है कि अब उसको 50 में बेचना पड़ रहा है, तो उसमें नुकसान जो है बायर का हो रहा है। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखिए ये चीजें पहले भी हुआ करती थी, और ये होती कहाँ पे कैसे होती है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए बहुत जैसे चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। अब ये सब चीजें हवा में तो बन नहीं जाती, इनके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। चिप्स के लिए आपको आलू चाहिए, बिस्किट के लिए आपको गेहूं चाहिए, कुछ चीजों के लिए आपको राइस चाहिए। अब ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी कौन सी जगह है, या ऐसा कौन आप में या मेरे में से ऐसा कौन है जिसने आज तक अभी लेस का नाम ना सुना हो फॉर एग्जाम्पल। तो इन सब चीजों में अब इन कंपनीज को क्या पता है, इनको ये पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो हर जगह बिकना है। या आप में से हम में से कौन है जो बिस्किट नहीं खाता हो, तो उस बिस्किट वाले को क्या चाहिए, उसको गेहूं चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि देख भाई मेरे तो कंपनी सब बनाने की, मेरे लिए ये रॉ मटेरियल है, मेरे पास ये सब गेहूं आएगा आलू आएगा तभी तो मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा। उनको पता है इनका प्रोडक्ट जो बिकना है। तो ये लोग जो होते हैं, ये भाई ये हमेशा फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस पे थोड़ी डिपेंड रहेंगे। तो इसीलिए एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हैं, यानी कि ये एक फ्यूचर प्राइस सेट कर लेते हैं कि देखो जी तुम मेरे लिए इतनी क्वांटिटी चीज बो दो और मैं इतने अमाउंट में तुमसे खरीद लूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इतने बड़े स्केल पे जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो कंपनी 1 2 किलो 10 किलो 20 किलो से तो काम उसका चलेगा नहीं, उसको तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सब चाहिए होगा। तो वो क्या करती है, वो कंपनीज जो होती हैं वो एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, वो पूरे के पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट करती है। उस गांव में जितने भी फार्मर होते हैं उन सब से, और कई बार तो बहुत सारे गांव को एक साथ मिला के उसमें उनसे फार्मिंग कराई जाती है कि जी आप जो है सिर्फ इसी चीज को बोओगे, और इस चीज को बोने के देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे बोना है, और हम आपसे पूरे पूरे गांव से सारी चीज जो है एक फिक्स अमाउंट पे खरीद लेंगे। आप पहले क्या होता था कि इस तरह के जो अग्रीमेंट होते थे वो इतने ज्यादा वाइड स्कोप नहीं थे, वाइड स्प्रेड नहीं थे, तो उसमें क्या है कि फार्मर्स को फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता था। और ये जितने भी एग्रीमेंट थे ये सब मंडी यानी जो एपीएमसी मंडी जो भी हमने पीछे से पढ़ा, एपीएमसी मंडीज में रजिस्टर किए जाते थे। रजिस्ट्रेशन कराने की वजह से क्या था, अब ये मार्केट जो थी, मार्केट भी एक पार्टिसिपेंट बन जाती थी इन कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसीलिए कहीं भी कोई इशू बनता था कि ये कंपनी कभी मान लो कोई पैसे देने से मना कर दे, ये किसान जो है अपनी फसल देने से मना कर दे कहीं और बेच दे, तो ये सब डिस्प्यूट जो थे उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बीच में एक एक थर्ड पार्टी भी होती थी। वो थर्ड पार्टी का बेसिकली डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए और उनके प्रॉपर रेगुलेशन के लिए कि भाई डिस्प्यूट ज्यादा हो भी ना, और बहुत इजीली सारे काम फैसिलिटेट हो जाए, इन सबको ध्यान रख लेंगे। बीच में ये जो सरकारी बॉडीज होती थी वो होती थी, और उसी के थ्रू क्या होता था कि पूरा काम जो है बहुत स्मूथली होता था। अब देखिए, अब फर्क समझिए अब हुआ क्या। ये चीज पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। ये देखिए फार्मिंग एग्रीमेंट को डिफाइन किया कैसे, इट मीन्स ए रिटन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन फार्मर एंड स्पॉन्सर। सी यहाँ पे आपको फार्मर वर्ड दिखा, और फार्मर स्पॉन्सर एंड थर्ड पार्टी, ये सब पूरा छोड़ दीजिए, आप चाहे तो पढ़ लीजिए। लेकिन ये फार्मर जो है ना, मैं आपको देखिए इसीलिए इसकी डेफिनेशन आपको उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस करके उस टाइम पढ़ा रहा था। तो जब हम पढ़ रहे थे फार्मर की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि फार्मर जो है ना एक इंडिविजुअल नहीं है। अब क्या है कि फार्मर एक पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो एसोसिएशन हो चाहे कुछ भी हो, उसको भी फार्मर ही बोला जाएगा। यानी कि अब इसके रिपरकशन समझिए है क्या। अब इसका रिपरकशन ये है कि जी फार्मिंग एग्रीमेंट में आपको पता है कि फार्मर से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी, कोई चिप्स बना रहा है, कोई कुछ, जो हमने एग्जांपल है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई बिस्किट बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, जितनी बड़ी कंपनीज है उनके पास रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी एक सिस्टर कंसर्न फॉर्म करेंगे। सिस्टर कंसर्न का मतलब होता है कि कोई ऐसी कॉर्पोरेशन या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं जिसके अंदर जो मेजर रोल होता है वो उसी कंपनी के लोगों का होता है। तो इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि भाई जो एक कंपनी है, जो लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी चल रही है, वही वही कंपनी जो है वो क्या करेगी, वो एक कंपनी बना देगी XYZ के नाम से। और XYZ जो है ये बेसिकली इसी की सिस्टर कंसर्न है एबीसी की। और ये लोग क्या करेंगे, जो इन्होंने पूरे पूरे गांव जो है, पूरा पूरा गांव जिसके अंदर इन्होंने पहले के टाइम में फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे चीजें उगवाते थे फिर ले जाते थे, अब ये क्या करेंगे, इसी के अंदर कुछ हिस्सा जो वहाँ के बहुत बिग फार्मर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो पंचायत में जो जो भी मतलब वहाँ के लीडर्स वगैरह कुछ भी है, उनको कुछ मैनेजरियल पोस्ट पे रखेंगे। बाकी मेजोरिटी स्टेक अपने पास रखेगी कंपनी, अपने शेयर होल्डर्स के पास, अपने ही लोगों के पास रखेगी। ये क्या करेंगे, इन फार्मर्स को बोलेंगे देखो जी ऐसा है कि आप आओ,
और ना हमारे साथ अगर हमारे साथ एग्रीमेंट करना है तो आपको क्या है, इस कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन अपनी करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं आजकल तो हर चीज में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड सब कुछ जा रहा है पता नहीं क्या। तो क्या करना है सरकार, इसका क्या करना चाहती है, आई फील टू अंडरस्टैंड। हर चीज में रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो चलिए, अब फार्मर क्या करेगा बेचारा, फार्मर तो वैसे भी मजबूरी है ना, उसको पता है कि भाई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का तो देखो एक फायदा है, यानी कि उसको एक कम से कम एक श्योरिटी है। एमएसपी हो ना हो भाड़ में जाए, कम से कम मेरा माल तो बिक रहा है एक फिक्स प्राइस पे। ठीक है, और कंपनी तो साल भर साल उसको खरीदने ही वाली है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फार्मर को जबरदस्ती इस कंपनी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कंपनी वाले क्या करेंगे, ये ऑन पेपर क्या दिखाएंगे कि जो XYZ कंपनी है ना, ये एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि ये जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे तो यही है, फार्मर्स हैं। पर वो फार्मर को क्या समझ में आ रहा है, क्या फार्मर इतना पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा भी तो उसको ये चीज समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहीं पे एक गांव में क्या होता है, अगर आप कभी गांव में गए हो तो आपको पता हो कि गांव में किस तरह से कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते हैं, यानी कि जो लीडर्स होते हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जमींदार होते हैं, ये साहूकार होते हैं, ये सब इनके बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये एक फार्मर को जो समझा देते हैं, कई बार फोर्स से, कई बार नॉर्मल जो भी समझाते हैं, ये बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं। अब जब उन लोगों को इसमें इंक्लूड करके स्टेक दिया जाएगा, तो इनको क्या करेंगे, वो फार्मर को बहला फुसला के रजिस्ट्रेशन करा के ये दिखा देंगे कि जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फार्मर की है। और एबीसी कंपनी जो है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगी, इस XYZ से। क्योंकि XYZ चाहे वो कंपनी चाहे है, कुछ भी है तो एक फार्मर ही ना। अब एक स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट एबीसी और XYZ के बीच में बनता है, यानी कि जो कंपनी एबीसी वो अपनी ही कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी अब। और ये जो पूरा पूरा गांव है, ये पूरा गांव XYZ ने खरीद नहीं लिया, जो जिसका लैंड है वो लैंड उसके पास ही है अभी भी। लेकिन अब ये क्या करेंगे, XYZ वाले ये बोलेंगे कि देखो भाई, तुम तो किसान लोग हो। अब देखो 6 महीने बाद तुम्हें नहीं पता मानसून आए ना आए, तुम्हारी फसल कितनी जाएगी, आई डोंट नो, और उसको नुकसान भी हो सकता है। इससे अच्छा हम तुम्हें एक ऑल्टरनेटिव देते हैं कि तुम्हें हम हर महीने ना 10,000 रुपए देंगे, तुम अपना काम करते रहो। अब फार्मर के लिए देखिए कितनी बढ़िया बात है कि अरे वाह, मतलब 10,000 से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जिसका जितना बड़ा लैंड उसको, क्योंकि इन कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, इतने लोग होते हैं, इतने इंजीनियर बैठे होते हैं, वो खुद पहले ही कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि भाई कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड से, कितने साइज ऑफ लैंड से हमें कितना कितना आउटपुट मिल सकता है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली इनको बोलेंगे कि देखो जी, हम आपको 10,000 15,000 रुपए पर महीना तुम्हें देंगे। अब किसान के लिए क्या फायदा हो गया, किसान के लिए फायदा ये होगा कि भाई ठीक है, मेरे को तो बैठे बैठाए घर बैठे, मतलब मेरे को जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरी फसल जैसी भी हो, खराब हो, कुछ भी हो, मेरे को तो महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है, मतलब काइंड ऑफ तनख्वाह ही हो गई, वो मिल रही है। 6 महीने तक उसे जो है हर महीने 10,000 15,000 जो भी उसका लैंड के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं। अब ये जो 10 से और 15,000 रुपए जो उन्होंने जो लेट्स से 10,000 रुपए दिए 6 महीने तक, तो इस XYZ ने उस फार्मर को दिए जी 60,000 रुपए, करेक्ट। उससे जो उन्होंने फसल ली, वो फसल इन्होंने ली जिसका लेट्स से जो MSP है वो 50 रुपए पर केजी का चल रहा है। उस फार्मर से इन्होंने जो सामान खरीदा, जो उसकी जो फसल पूरी ली, उस फसल का रेट था 1,00,000 रुपीज। आप समझे, 1,00,000 की वो पूरा प्रोड्यूस था। लेकिन वो 1,00,000 का, वो 2,00,000 का, वो 50,000 का, उससे फार्मर का कोई मतलब नहीं है। उसको तो महीने के हिसाब से अपने 10,000 रुपए मिल रहे थे, 6 महीने के उसको 60,000 रुपए मिल गए। और इस कंपनी ने उससे, लेकिन एक्चुअल में इस वो जो उसके जो वैल्यू थी उस पूरे प्रोड्यूस की थी 1,00,000 रुपीज। तो अब लेकिन ये जो एबीसी है, क्योंकि देखिए MSP की उसका था 50 रुपीज के हिसाब से, तो ये कंपनी क्या दिखाएगी एबीसी वाली कि देखिए MSP तो है 50 रुपीज, हम तो फिर भी 75 पे खरीद रहे हैं। यानी कि देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम तो 50 रुपए की चीज की जो सरकार MSP दे रही है, उससे ही हम उस पे भी हम 25 रुपीज एक्स्ट्रा देकर खरीद रहे हैं। तो देखिए हम फार्मर का कितना भला कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में फार्मर है कौन, फार्मर है XYZ। यानी कि जो 75 रुपीज पर केजी के हिसाब से ट्रांजैक्शन हुआ, वो हुआ XYZ के साथ। तो ये 75 रुपीज का पूरा हिसाब गया XYZ के पास। जबकि एक्चुअल में XYZ ने जो पूरे पैसे फार्मर्स को दिए, वो क्या दिए, वो उन्होंने दिए जी 35 to 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब तो आप समझे, यानी MSP से भी कम हो गए। तो 35 to 40 पर केजी के हिसाब से उन्होंने पूरे पैसे दिए, और आगे कंपनी को, जो अपनी कंपनी को बेचा 75 में। अब इसमें हुआ क्या, अगर हम 40 भी रुपीज लेके चलते हैं तो देखिए 35 रुपीज का जो पैसे जो इस कंपनी ने दिखाए कि हम किसानों को दे रहे हैं, वो एक्चुअल में किसानों को पहुंचे नहीं, वो उल्टा घूम फिर के वापस इसी कंपनी के पास आ गए, क्योंकि ये जो कंपनी ये है तो इसी की कंसर्न, इसी की सिस्टर कंसर्न। तो इस कंपनी को कम पैसे में, MSP से भी कम पैसे में अपना माल मिल गया सारा, और वहीं पे पेपर में या दुनिया को भी दिखा दिया कि देखिए जी हम तो कितना अच्छा किसानों का फायदा कर रहे हैं। लेकिन किसान जो है वो अब भी वहीं के वहीं ही रहेगा जहाँ पे वो है,
इनफैक्ट टाइम बाय टाइम उसकी कंडीशन ज्यादा और डिटेरियोरेट होने की कंडीशन है, की चांसेस ज्यादा है। क्योंकि देखिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो कंपनीज हैं, अभी तक लेट्स से इनको 100 क्विंटल्स का चाहिए होता था, अपना जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था, तो ये उतनी ही फार्मिंग कराते थे कि बाकी का वेस्ट का हमें क्या करना है, या 100 के लिए मान लो 150 क्विंटल्स करा दिया, कुछ वेस्ट हो गया इधर उधर, ये सब करते करते अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये 150 की जगह ना उसको और बढ़ाएंगे। अब ये 300 कराएंगे, 300 क्विंटल्स के आसपास कराएंगे, 500 कराएंगे, 1000 क्विंटल्स कराएंगे। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों के पास तो होर्डिंग की भी अलाउंस हो गई ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। तो अब ये क्या करेंगे कि भाई जितना ज्यादा हो सके सारी कमोडिटीज जो है उतने ज्यादा एरिया में फार्मर्स को अपना एम्प्लॉय बनाओ, अपना एक काइंड ऑफ मजदूर बनाओ, महीने की उसको दिहाड़ी देते रहो। दिहाड़ी इज रॉन्ग वर्ड, बट महीने की चलो उसके कुछ पैसे देते रहो, उससे खेती कराते रहो, उससे सारा सामान जो लेते रहो। तो जो जैसे कि हमने अभी यहाँ देखा कि 50 रुपए तो एमएसपी चल रहा है, फिर भी 35 से 40 रुपए एक फार्मर के पास पहुंचे जा रहे हैं। तो उसी रेट पे आप खरीदते जा रहे हो। जितना आपका रॉ मटेरियल लग रहा है उतना तो आप रॉ मटेरियल लगा के अपना प्रोडक्ट जो उससे आ रहा है, चिप्स है, बिस्किट है, वो तो आप बेच रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपने सब मंगाया वो सब आपने रख लिया अपने पास, वो सब तो आपने कर लिया होल्ड। वो सब होल्ड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे कि भाई होल्ड करते 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 जिसका एमएसपी था 50 रुपए, जो मार्केट में शायद चल रहा था 70 रुपए के आसपास, या मे बी अगर 75 में ही खरीदे तो शायद मार्केट में उसका रेट 80 के आसपास हो। अब होर्डिंग से क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी से क्या हो रहा है, यही प्राइस जो है, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब प्राइस बढ़ा, जो 80 का प्राइस था अब वो 120 पहुंच गया, क्योंकि 50% की इंक्रीज पे ही तो आप उसको एकदम लिमिट लगाओगे, इसेंशियल कमोडिटी में डालोगे। तो 80 से जहां वो 120 हुआ या 110 पे आया, अब ये कंपनी जिसने इसमें माल होल्ड कर रखा था, ये इसको इस कंपनी ने जो माल होल्ड कर रखा था, अब ये क्या करेगी, मार्केट में से निकालना शुरू करेगी इस पूरे माल को। 120 110 के आसपास इन्होंने माल निकालना शुरू किया, जबकि खरीदा कितने में हुआ था, 35 to 40 में। तो आप समझ रहे हैं, जहां 40 में खरीदा हुआ, पहले इन्हें 80 में बेचना पड़ रहा था, वहीं इसमें अभी 110 120 में। तो कितना ज्यादा बेनिफिट इस कंपनी को हो रहा है। तो देखिए, और वहीं उस बेनिफिट होना क्यों कोई गलत बात नहीं है। धंधे का उसूल ही होता है कि आप कम में खरीद के ज्यादा में बेचें, तभी तो आप धंधा करें, वरना आप धंधे में क्यों घुसी क्यों रहे। आप जाएं कोई समाज सेवा का काम करें। लेकिन ये धंधा करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की तरह आर्टिफिशियल प्राइस राइज करके जो बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट जब तक एक प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंच रहा है ना, तब तक वो चीज गलत है। ये चीज, इन्हीं चीजों की वजह से क्या होगा, फार्मर को कोई 1% का भी फायदा नहीं मिलेगा, और सारा फायदा जो है ये सब इन कंपनीज को ही इनफैक्ट होने वाला है। और इस चीजों को लेके एक्चुअल में कोई बात कर ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी को ये चीजें समझ ही नहीं आ रही है। हर किसी ने जो पूरा पूरा मुद्दा है वो बना दिया है, और हर कोई ये बात बोल रहा है कि ये मेन मुद्दा जो है वो एमएसपी 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 है। फार्मर्स को भी किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, फार्मर्स को भी क्या बताया जा रहा है, फार्मर्स भी क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, एमएसपी का मुद्दा है, नो डाउट अबाउट इट, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो मेजर मुद्दे हैं वो कोई समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाह रहा ना, और कोई बात करे भी क्यों। लोगों को अगर इतना इतना पता होता तो शायद ये चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती नहीं। कॉम्प्लिकेट हो इसलिए रही है क्योंकि जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ठीक है, किस तरह से इस लॉ का भी इम्पैक्ट होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको समझ में आ गया इन ब्रीफ, क्या चीजें क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक चीज और है, ये इतनी चीजें जानने के बाद इस कानून के अंदर कुछ चीजें और भी हैं जो एक्चुअली में मिस रिप्रेजेंट की जा रही है, जो एक्चुअली में जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि शायद जो सरकार कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, उसमें उसमें सरकार कुछ गलत वैसे नहीं कह रही है। वो है कि बहुत सारे लोगों ने ये हुआ बना दिया है, बहुत सारे लोगों ने अफवाह भी फैला रहे हैं कि भाई इस कानून के आने के बाद से क्या होगा कि अब जो कॉर्पोरेट्स हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे फार्मर से, वो क्या करेंगी, वो इन फार्मर्स की जो जमीन है वो हड़प सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सेक्शन 8 जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये बात बोलता है कि आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वो ये बात बोलता है कि किसी भी तरह का कोई भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराता है, कोई भी स्पॉन्सर, तो उस फार्मिंग अग्रीमेंट के थ्रू उसको कोई राइट नहीं है कि वो किसी की जमीन हड़प ले, हथिया ले, या कुछ भी कर ले। ऐसा कर ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये भी बोला जाता है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज उगानी है जिसके लिए उस किसान की जमीन पे कोई कोई चीज डेवलप करनी पड़ रही है, कोई चीज यानी कि कंस्ट्रक्ट करनी पड़ रही है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन भी जो है अगर एक टाइम के अंदर नहीं हटाई गई तो वो कंस्ट्रक्शन भी फार्मर की हो जाएगी, वो जमीन कहीं नहीं जाएगी। तो इस तरह की अफवाहें से भी आप प्लीज बचें, और समझे कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई कि जो कंपनीज है वो किसी से खेत जो है उनके जो फार्मर से खेत है वो उनसे खरीद लेगी, उनकी हथिया लेगी। लेकिन एक एक पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक पॉसिबल आउटकम जो है, जो जो एटलीस्ट जो मुझे लग रहा है
मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि देखिए ये तो सरकार ने कह दिया कि कोई भी कंपनी जो किसी का लैंड जो है वो ऐसे हथिया नहीं सकती, और बस सही बात भी है भाई, जो जिसका लैंड है वो फार्मिंग कर रहा है, लैंड तो उसी का रहेगा। लेकिन जैसे अभी हमने समझा कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक फार्मर बोला गया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो स्पॉन्सर्स होती हैं, जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती हैं, वो कैसे अपनी सिस्टर कंसर्न बना के इसको लूप होल को यूज कर सकती है। वहीं पे सरकार के पास भी तो एक कानून है ना कि वो किसी का भी लैंड एक्वायर कर सकती है। अब वो क्या कानून है उसके ऊपर हम आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में जरूर इन डेप्थ बात करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सरकार के पास तो एक राइट है कि वो तो किसी का भी लैंड कभी भी एक्वायर कर सकती है, उसको एक सर्टेन मुआवजा देके। तो क्या ये सिचुएशन कल को नहीं आ सकती कि सरकार जो है वो कुछ गांव में या पूरे पूरे गांव में, लेट्स से पूरे गांव का लैंड एक्वायर कर ले, और वो एक्वायर करके जब वो सरकार जो है वो एक्वायर करके किसी ये जो कंपनी थी, बड़ी बड़ी कंपनी जो गेहूं चावल ये सब बना, जो चिप्स और बिस्किट बना रही है, जो XYZ अपनी कंसर्न बना के, फार्मिंग कंसर्न बना के सब जो काम कर रहे हैं, उनको लैंड दे दे। उसकी जो सिस्टर कंसर्न है, उसकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने बनाई है ऑन पेपर, उसको वो लैंड अलॉट कर दे। अब अगर वो लैंड इनडायरेक्टली उस कंपनी के पास चला गया तो अब जो फार्मर है वो तो बेचारे बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर हो जाएंगे, क्योंकि ना उनके पास जमीन रही। अब वो जो खेती कर भी रहे हैं तो वो भी अपनी जमीन पे नहीं कर रहे हैं, और उनको क्या चक्कर है कि क्योंकि उनकी जमीन नहीं है, उनका प्रोड्यूस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो अब जो रेट फिक्स होगा वो भी कोई आधे पौने दामों पे रेट फिक्स होगा, और उसके अंदर किसकी सबसे ज्यादा हालत खराब की जाएगी, कौन सबसे ज्यादा फंसेगा, वो होगा फार्मर, एक किसान। पर ये वाला पॉइंट जो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन फ्रेंड्स, आई डोंट नो आप इससे कितना एग्री करते हैं कितना नहीं करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को थम्स अप दें। अगर नहीं करते हैं तो आप डिसलाइक भी दे सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज, जो दूसरा रूमर एक और चल रहा है वो ये चल रहा है, जो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बोल भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है आज के टाइम में, इस कानून के आने के बाद वो क्यों गलत हो गई, कैसे गलत हो गई है। कि देखिए, पहले के टाइम में नो डाउट ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, पर पहले के टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो थी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, ये APMC यानी कि जो गवर्नमेंट मंडीज होती थी वहां पे रजिस्टर होते थे, यानी कि सरकार के पास एक रजिस्ट्रेशन होती थी इन एग्रीमेंट्स की। इसीलिए सरकार जो थी इनके बीच में, तो बेसिकली एक गवर्नमेंट एक रेगुलेशन थी बीच में, एक रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते थे। इसी की वजह से की जो था फार्मर्स का जो शोषण हो सकता था वो कुछ लेवल तक थोड़ा बच जाता था। अब ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रूमर है। आप सेक्शन 12 इसका पढ़ें ढंग से तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर साफ बोला हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्रिएट करेगी। जैसे आप कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा पता है कंपनीज के बारे में, जैसे एक ROC होता है, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जैसे एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज होता है, वैसे ही एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब के सब जो है रजिस्टर किए जाएंगे वहां पे। रजिस्टर, तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला एंगल है ये कहीं हटा नहीं है, ये अभी भी है। तो जो इस चीज का इतना कोई ज्यादा बड़ा रोल भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग इसको मिस कन्वे कर रहे हैं वो मेरा रीजन था यहाँ क्लियर करने का। अब फ्रेंड्स, अब तक हमने दो कानून जो थे वो एक्चुअली में समझ लिए कि कहते क्या है, इनसे क्या क्या होने वाला है, इनके आउटकम्स क्या है, और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अब इन दोनों में जो एक चीज कॉमन है और जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यू है वो आता है इन दोनों के अंदर, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में मैं आपको जो भी अपने एनालिसिस देने वाला हूं, मैं बताऊं, ये पूरा का पूरा मेरा अपना ओपिनियन है और मेरे ही पर्सनल एनालिसिस है। तो इसमें आप ये ना, ये पूरे के पूरे मेरे ही अपने पर्सनल एनालिसिस है। अच्छा, अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को पहले समझते हैं कि जी डिस्प्यूट का मतलब होता क्या है। डिस्प्यूट देखिए क्या होता है, कभी भी कुछ भी, जैसे मान लो आपने किसी से कुछ खरीदा बेचा, कोई ट्रांजैक्शन किया, अब उस ट्रांजैक्शन को लेके जो है कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जो आता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कैसे किया जा सकता है। तो हमें क्या पता है कि भाई हमारे पास हमारे कंट्री में एक चीजें बहुत एक लाइन जो है बहुत फेमस है, वो है आई सी यू इन कोर्ट। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद ये बात कभी ना कभी बोली होगी, कभी सुनी होगी। तो आज जो हम ये बात बोल पाते हैं कि एल सी यू इन द कोर्ट और ये सब चीजें, तो हम क्यों बोल पाते हैं कि हमारे पास एक रोबस्ट जुडिशरी है।
हमें पता है कि हमारे पास कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हमारे पास उसकी एडजुडिकेशन के लिए, हमारे पास न्याय के लिए हमारे पास कोर्ट्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फार्मिंग एग्रीमेंट्स हैं, करेक्ट, इन फार्मिंग एग्रीमेंट्स में अब बताइए क्या हो अगर जैसे किसी कंपनी ने जो है मान लीजिए किसी एक गांव से किसी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मेरे को ना एक इस तरह के स्पेसिफिक फॉर्म के टमेटोज चाहिए, करेक्ट, तो आप जो है मेरे लिए टमेटोज बो दीजिए और मैं उस टमाटर की क्या है आपसे ना मैं वो टमाटर जो है ₹50 पर केजी के हिसाब से 6 महीने बाद खरीद लूंगा। ठीक है, हो गया जी एग्रीमेंट। फार्मर जो है करता है, खेती शुरू करता है और 6 महीने बाद जो है वो उसकी 6 महीने बाद उसकी फसल पूरी कट जाती है। अब क्या है, उस टाइम पे मार्केट में जो है लेट्स से मार्केट रेट बढ़ के हो गया ₹75 पर केजी टमाटर का। अब फार्मर को क्या दिख रहा है कि यार मैं ₹50 में इसको बेच दूं, मार्केट रेट जब 75 चल रहा है तो मैं क्या करूं। अब ऐसे में ये जो फार्मर है अगर ये उस कंपनी को बेचने से मना कर दे तो उसके अब डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन तो चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो टूटा है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब टूटता है तो आपके पास उसके एडजुडिकेशन का क्या रास्ता होता है कि आप कोर्ट से उसको एडजुडिकेट कराएंगे एक जुडिशियल माइंड से। और वहीं पे दूसरे एग्जांपल में ये कि भाई जो रेट उसने ₹50 कंपनी ने फिक्स किया था, बाहर मार्केट में रेट गलती से वो जाके क्या है ₹25 हो गया है। तो अगर ₹25 पर केजी हो गया तो कंपनी ये बोलती है कि यार मैं 50 में क्यों खरीदूं, छोड़ो ना, बाहर में गया कॉन्ट्रैक्ट, बाहर मार्केट से उठा लेते हैं। तो ₹25 में उठाने के चक्कर में अब यहाँ फार्मर फंस गया क्योंकि उसने जो खेती बाड़ी की वो पूरी ₹50 के हिसाब से की, तो यहाँ फिर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया। अब क्या करें, इसका रेजोल्यूशन भी तो एक कोर्ट के थ्रू ही होगा क्योंकि कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है। अब इन इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, अब इस एक्ट के अंदर क्या बोल दिया गया है, इस एक्ट के अंदर कोर्ट्स को तो बिल्कुल बाहर ही कर दिया है। ये बोल दिया है कि भाई कोर्ट्स की तो कोई जुरिसडिक्शन ही नहीं होगी इसके अंदर। जुरिसडिक्शन किसकी होगी, एसडीएम की। आप समझ रहे हैं, मतलब एसडीएम जो है फ्रेंड्स वो एक्चुअली में कोई एक जुडिशियल बॉडी होता ही नहीं है। एसडीएम तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, जुडिशरी का थोड़ी। जुडिशरी के लिए तो जुडिशियल माइंड है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया इस एक्ट के अंदर, ये बोल दिया कि जी कोई भी डिस्प्यूट होगा ना तो एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाया जाएगा। कंसिलिएशन बोर्ड जो है वो किसकी निगरानी में बनाया जाएगा, वो वहां के एसडीएम एसडीएम की निगरानी में जो है वो एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाया जाएगा। 30 डेज के अंदर वहां पे रेजोल्यूशन होगा। अगर तो रेजोल्यूशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर उसकी मेरिट पे सुनवाई होगी, वो भी एसडीएम ही करेगा। फिर उसके अगेंस्ट जो अपीलेट अथॉरिटी है वो भी एसडीएम के सुपीरियर एक अथॉरिटी होगी, वो भी एक एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होगा। करेक्ट। अब इन सब चीजों में प्रॉब्लम देखिए कहाँ है कि कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन बार करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए जो ये कंसिलिएशन बोर्ड है वहां पे मान लीजिए कोई सेटलमेंट हो जाती है फॉर एग्जांपल, अब वो सेटलमेंट बाय फोर्स बाय कोर्जन कैसे हो रही है वी डोंट नो। तो लेट्स से कि कोई भी पार्टी उस सेटलमेंट से जो है नाखुश है या बोलती है कि जी हम पे अनड्यू प्रेशर बनाया गया था सेटलमेंट करने के लिए, तो वो क्या करेगी, उसके उसके अगेंस्ट कहाँ जाएगी बताइए, अपीलेट अथॉरिटी में। वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी सरकार ही है वो भी। चलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां पे अपील गई, अपील में क्या है जी वो कंसिलिएशन जो है उसको अपहेल्ड कर दिया गया उस डिसीजन को। अब ऐसे में जो पार्टी पहले ही बोल रही है कि जी मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मुझ पर दबाव बनाया गया था, फिर से उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, तो वो कहाँ जाएंगे। अब तो उसके बाद सारी चीजें खत्म हो गई। ऐसे में अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो लीगली टेनेबल होता है कि जो जो भी पार्टी है वो हाई कोर्ट अप्रोच करे अंडर हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन। हमारे हाई कोर्ट्स की रिट जुरिसडिक्शन वैसे ही बहुत ओवरबर्डन्ड है, तो यहाँ पे जब एक स्पेशल स्टैट्यूट स्पेशल लॉ बनाया ही जा रहा था तो उसको अब यहाँ पे क्या हर कोई तो हाई कोर्ट अप्रोच भी नहीं कर पाएगा ना। लेट्स से फार्मर को दबाव फुसला के तो ये कंपनी बोलती है कि देख भाई ₹25 का रेट चल रहा है, मेरे को 25 में दे दे, मैं खरीद लेता हूँ, मैं 50 में तो नहीं खरीदूंगा। फार्मर को जबरदस्ती वो चीज 25 में बेचनी पड़ती है, डिस्प्यूट होता है, कंसिलिएशन बोर्ड पे जाते हैं। कंसिलिएशन बोर्ड में फार्मर क्योंकि इतना रिसोर्सफुल नहीं है, फार्मर के पास इतना टाइम भी नहीं और ना ही इतना पैसा है कि वो वहां पे एक अच्छी लीगल टीम रख सके। और जो कंपनीज है उनके पास तो इतने रिसोर्सेज होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लीगल टीम्स होती हैं, वो तो इस फार्मर को पूरी तरह से दौड़ा देंगी। अब क्या है कि इसके ऊपर फोर्स बना के किसी भी तरह से क्या करेंगे कि भाई इससे सेटलमेंट कराएंगे। अब ये बेचारा सेटलमेंट के चाहता नहीं था इसको, तो ये उसके अगेंस्ट अपील में गया, वहां भी इसकी किसी ने नहीं सुनी। तो अब ये देखिए, अब ये बंदा किसी हरियाणा पंजाब में किसी एक गांव में खेती करता है, वहां से इसके लिए हाई कोर्ट क्या पड़ेगा, हाई कोर्ट इसके लिए बन जाएगा पड़ेगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि है चंडीगढ़ में। तो सोचिए कितनी ज्यादा लॉजिस्टिक्स की इशू हो जाएगी इस फार्मर के लिए उस कोर्ट को अप्रोच करने में। यानी कि यहाँ तो आपने ये कर दिया कि जी जो हमारा एक फंडामेंटल राइट, जो हमारा एक एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, वो तो आपने इनडायरेक्टली डिफीट ही कर दिया ना। क्योंकि राइट टू जस्टिस जो हम बोलते हैं कि भाई तो राइट उसका मतलब क्या होता है, राइट टू अप्रोच द कोर्ट, वही आपने इसमें से छीन लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर ही कंसिलिएशन बोर्ड और ये वाला चीज लेने की जरूरत ही क्या थी। भाई जब हमारे पास एक्चुअली में हमारे पास कोर्ट्स है, देखिए किसी हर जिला में एक जिला न्यायालय होता है या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो वहां पे एक कितना इजी होता है एक्सेस टू जस्टिस करना।
अगर चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट को चाहिए था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है फास्ट हो, अच्छे से हो, तो उसमें ये भी तो किया जा सकता था कि जी जब जब भी कोई इस डिस्प्यूट में कि एक सिविल कोर्ट या एक स्पेशल कोर्ट बना देते इन चीजों के लिए, कि एक स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए सरकार को, स्पेशली जब ऐसे सिचुएशन में, एक पैंडेमिक के टाइम में सरकार इस तरह के अगर कानून पास कर सकती है तो बिल्कुल स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकती है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और मैं तो कहता हूँ जब इतनी इतनी ज्यादा अमेंडमेंट, इतनी ज्यादा लॉ लाने ही थे तो वो भी कर देते, स्पेशल कोर्ट्स बना देते। उसके अंदर क्या प्रोसीजर बना सकते थे कि देखिए जी, कोई भी ऐसे फार्मिंग एग्रीमेंट में कोई भी डिस्प्यूट होता है, जो भी पार्टी कोर्ट अप्रोच करती है, तो कोर्ट को क्या है, सबसे पहले उसको उस पूरे डिस्प्यूट को मीडिएशन में भेजना ही पड़ेगा। कोर्ट क्या करेगी, मीडिएशन में भेजेगी, कंपल्सरी मीडिएशन। कंपल्सरी मीडिएशन में अगर कोई सेटलमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि जब कोर्ट में ऑर्डर आता है तो कोर्ट की एक स्टैंप लग जाती है, तो वो ऑर्डर जो होता है अब एक जुडिशियल ऑर्डर बन जाता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसको आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, करेक्ट। और वहां पे अगर ऐसा नहीं, अगर आपको कोई सेटलमेंट लेट से नहीं होती है तो आप ठीक है, फिर हम कोर्ट जो है वो मेरिट पे सुनेगा, और उसके बाद एक अपेलेट अथॉरिटी जो सेशंस और हाई कोर्ट, इस तरह से यहाँ पे जो एडजुडिकेशन है वो बहुत फास्ट है, वो भी फास्ट होती इनफैक्ट, और एक एक्चुअल जुडिशियल माइंड के थ्रू होती। यानी कि जुडिशियल माइंड जो एक्चुअली में जिनका काम ही होता है भाई जुडिशरी एक चीज है, एक बंदे के राइट और ऑब्लिगेशन को डिसाइड करना। एक एग्जीक्यूटिव का ये रोल नहीं होता, जुडिशरी का ये रोल होता है। लेकिन इस सरकार ने इस कानून में क्या करा कि भाई जुडिशरी को तो पूरा सेट असाइड ही कर दिया, कि मतलब अब तो है कि मनमानी करने की पूरी तैयारी की, और ऊपर से दूसरे बंदे को इतना मेक श्योर कर दो कि वो कोर्ट भी ना जा सके। तो इसका क्या रीजन है, इससे क्या सरकार चाह रही है, क्या करना, आई फेल टू अंडरस्टैंड। मुझे तो पर्सनली ये चीजें बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और एक इसकी जरूरत ही क्या थी सब करने की। और अगर इतनी इंटेंट सही थी, सब कुछ अच्छा करना था, तो दो चीजें, वो जो फार्मर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये प्रोसेस, ये दो चीजें अगर हटा दी जाती तो शायद ये एग्रीमेंट जो था एक्चुअली वर्केबल हो सकता था, इतने इश्यूज में नहीं क्रिएट होते। बट एनीवे, और सब अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, जिसका इतना बड़ा हवा बना हुआ है, वो है जी एमएसपी का। हर कोई जो है, और बहुत सारे किसान बेचारे भी, जो हमारे किसान भाई, वो भी क्या बोल रहे हैं कि जी एमएसपी चला जाएगा, एमएसपी चला जाएगा। एमएसपी चला गया है, और एमएसपी के जाने की वजह से हम लोग तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। और सरकार ये कहती है कि नहीं जी एमएसपी नहीं जाएगा, और सरकार पूरा एश्योरेंस दे रही है। और मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सरकार की बात से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ। सरकार अगर कह रही है एमएसपी नहीं जाएगा तो एमएसपी नहीं जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है, क्या एमएसपी जो है वो कुछ यूजफुल भी है क्या? क्योंकि एमएसपी से तो दिक्कत, एमएसपी में क्या, एमएसपी का होता क्या है, देखिए सरकार तो एमएसपी दे रही थी कि भाई हम 50 रुपए पर किलो के हिसाब से आपकी चीज खरीदेंगे, करेक्ट। एमएसपी दे दिया, वो भी सिर्फ मंडी में, वो भी सिर्फ मंडी में ही होगा, जो एपीएमसी मंडी होती है वहीं पे खरीदा जाएगा। लेकिन भाई उस एमएसपी से सरकार खरीद कहाँ रही है? सरकार तो आज भी वही बोल रही है कि भाई 50 रुपए किलो के। अब देखिए फार्मर को क्या है, फार्मर को एमएसपी में बस ये फायदा होता है कि या तो मंडी में बेचे या बाहर बेचे। लेकिन फायदा तो फार्मर को तब भी नहीं है, क्योंकि जब वो मंडी में जाता है एमएसपी पे बेचने के लिए, तो सरकारी लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, हम कहाँ से रखें, जाओ, भगा देता है वहां से। अब फार्मर के पास बेचारा क्या करे, फार्मर फ्री मार्केट में जाके बात करता है। फ्री मार्केट में जो बीच में दलाल, जो मिडलमैन बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं कि नहीं जी 50 रुपए तो एमएसपी का रेट होगा, तो जाओ सरकार को बेचो, हमें बेचना है, हमें तो 25 में बेचना पड़ेगा। अब वो किसान बेचारा क्या करे, वो किसान अब खुद तो रोड पे बैठ नहीं जाएगा, खुद तो दुकान खोल के बैठ नहीं जाएगा चीजें बेचने के लिए, क्योंकि गांव में उसकी दुकान चलने नहीं वाली। इतना सारा जो उसका प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस किया है, वो सब बाहर ही बेचना पड़ेगा। बाहर बेचने के लिए उसे क्या, उसे फ्री मार्केट में इन लोगों को बेचना पड़ेगा। 50 रुपए का एमएसपी बेचना बेचारे को पड़ा 25 रुपए के अंदर, करेक्ट। एमएसपी को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, इसके अंदर करप्शन किस तरह से सबसे ज्यादा चलता है ये देखिए। जब सरकार ने एमएसपी बोला हुआ 50 रुपए का, मार्केट में रेट 25 का चल रहा है, और लेट्स से इस एमएसपी की जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके गोडाउन में जगह है, वो तो किसान को ये कह देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, जाओ, हमारे पास जगह नहीं, हम कहाँ से रखेंगे। लेकिन एक्चुअल में कई बार जगह होती भी है तो वो क्या करते हैं, वो किसान से तो लेते नहीं, उसको भगा देते हैं। फिर जब किसान बेचारा मजबूर होकर 25 रुपए में अपनी चीज बेच देता है मार्केट में, तब ये लोग क्या करते हैं, ये सीधा आते हैं मेन मार्केट में। मार्केट में उससे आके बोलते हैं कि अरे तूने 25 में खरीदा ना, एक काम कर, ला 30 में मेरे को दे दे, ठीक है। 30 में खरीदा, और गवर्नमेंट की बुक में क्या दिखाया कि जी हमने तो जो है ना 50 रुपए में खरीदा। तो वो उस सरकारी अफसर ने क्या करा, किसान तो लूट रहा है, लूटने दो, लेकिन भाई मैंने 30 का खरीद के सरकारी बुक में 50 दिखा दिया, तो जो 20 रुपए का डिफरेंस है पर केजी का, ये तो उसके अपनी जेब में गया। तो मतलब आप ये पूरी पूरी कालाबाजारी समझ रहे हैं, हो क्या रहा था पहले भी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाई एमएसपी तो रहेगा ही, एमएसपी तो, और एमएसपी तो कहीं जा नहीं रहा, सरकार भी सही कह रही है एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उस एमएसपी का कोई यूज मेरे हिसाब से तो कोई फायदा है ही नहीं। तो एमएसपी हो ना हो, एब्सोल्युटली डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि फायदा तो पहले भी 4% लोगों को मिल रहा था,
और अब भी, और 4% को भी कैसे मिल रहा था वो मैंने आपको समझा ही दिया कैसे मिल रहा था। एक्चुअली में कहीं पे फायदा पहुंच नहीं रहा था, तो उसका फायदा क्या है? तो जो पूरी पूरी प्रोटेस्ट है जिसको एक्चुअली में मिसलेड किया जा रहा है बोल के कि एमएसपी एमएसपी, अरे भाई साहब एमएसपी के ऊपर इतनी ज्यादा बातें करने से अच्छा है उसका एक बार इफेक्ट तो समझे। तो एमएसपी के अलावा जो और इन सारे इश्यूज हैं जिसके लिए ये बोला जा रहा है कि भाई फार्मर्स जो है मिसलेड है, उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उन्हें कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो मिसलेड इसलिए है कि उनको आधी अधूरी चीजें बताई जा रही हैं। उनके कंसर्न्स अपनी जगह सही है, लेकिन वो कंसर्न्स के रीजन क्या है वो उनके सही नहीं है, वो उनको, और वो क्यों सही नहीं है? क्योंकि उनको कोई ढंग से बताने वाला नहीं है। और जो लोग सो कॉल्ड इतने ज्यादा अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हम बताएंगे हम बता रहे हैं, एक्चुअली में कोई भी सही चीज तो बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई सही तरीके से कानून को पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। तो अब ये पूरी प्रोटेस्ट का रीजन समझने के बाद कि प्रोटेस्ट हो क्यों रही है, प्रोटेस्ट के इतने सारे कंसर्न है, फार्मर्स के क्या कंसर्न है, सब समझने के बाद अगर हम इसको एनालाइज करके देखें समझें, तो क्या इस चीज का कोई सॉल्यूशन है? क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है अभी भी? तो फ्रेंड्स, ये मेरा ओपिनियन मैं आपको बताऊं अगर, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है और ये सिर्फ मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं कि इसका सॉल्यूशन जो मुझे लगता है जो हो सकता है वो ये है कि ये जो हमारी इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो एक्चुअली में जिनके अपने मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन की रैलीज होते हैं, बहुत सारे जो भाषण होते हैं, उन सब में कितनी बार ये बात बोली गई कि मेरे किसान भाई, मैं किसानों के लिए ये बहुत कुछ करूंगा। अगर ये सरकार इतना ज्यादा किसान फेवर में चाहती थी, किसान भाइयों को के लिए कुछ करना चाहती थी, तो उसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। सिंपल सॉल्यूशन वो ये था कि जैसे सरकार एमएसपी फिक्स कर दी है, वो भी एक मंडी के अंदर, उसके बजाय सरकार जो है एक एमआरपी फिक्स कर दे। अब यहाँ एमआरपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात नहीं कर रहा जिसके ऊपर हम लोग चीजें खरीदते हैं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम रिटेल प्राइस फॉर फार्मर्स। ये सरकार चाहती तो बहुत इजीली फिक्स कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब चाहे ए सरकार, चाहे जब जो ये जो किसान है जो कुछ खेती करने वाला है, उसको अपने बीज बोने से पहले पता है कि उसकी फसल का एक रेट है, यानी कि अगर वो रेट 50 रुपए किलो है तो 50 रुपए किलो इसको मिलेगा, चाहे वो मंडी में बेचे चाहे बाहर। यानी कि कोई मंडी में आके बोली लगाए, कोई मंडी फ्री मार्केट में कोई भी जो है वो किसान से इस 50 रुपए से नीचे खरीद ही नहीं सकता, इसके ऊपर जितनी मर्जी बोली लगाए। अगर सरकार ऐसा करती तो किसान भी बहुत बेनिफिशियल रहता। किसान जो है वो प्राइस टेकर से प्राइस मेकर बन जाता। हमारे हमारे प्रॉब्लम हमारे स्टेट हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि किसान जो एक मैन्युफैक्चरर है, देखिए हर जगह जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो एक प्राइस मेकर होता है। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री वाला जब कोई प्रोड्यूस बनाता है, कोई मैन्युफैक्चरर, तो वो उस पर एक प्राइस लगाता है अपने हिसाब से, अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके, वो प्राइस मेकर होता है, करेक्ट। लेकिन किसान एक ऐसा प्रोड्यूसर है, ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर है। उस बेचारे को प्राइस देना पड़ रहा है जो उसको जबरदस्ती उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसको दिया जा रहा है, और जो कि गलत है। तो उसका सोल्यूशन एमएसपी नहीं, उसका सोल्यूशन एमआरपी है। और सरकार के लिए ये चीज करना कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने किया वो हम सबके सामने। एंड फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे आपको इससे कुछ नया सीखने को एक्चुअली में मिला हो, तो आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कम से कम इसको आगे आप अपने 3 फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करें, ताकि एक्चुअल लोगों को पता लग सके कि इश्यूज हैं क्या, कि जो इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सके। और मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए गुड बाय।